नमस्कार, मैं दीपक यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास। इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इसका मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा व्यतीत हो चुका है या निश्चित रूप से ऐसी घटना घटित हो चुकी है। इतिहास क्या है? पुराने समय की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब यह है इति प्लस हास, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा बीत चुका है। तो हम कह रहे हैं निश्चित रूप से, तो इसके लिए हमें चाहिए स्रोत, सबूत चाहिए हमें इस चीज को बताने के लिए कि निश्चित रूप से ऐसी घटना घटित हो चुकी है। तो इतिहास को जानने के जो स्रोत है वो दो भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत और नंबर 2 है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये विश्वसनीय होते हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। अगर इसमें हम कुछ फेरबदल करते हैं तो ये नष्ट हो जाएंगे, बल्कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए पुरातात्विक स्रोत सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने गए हैं। पुरातात्विक स्रोतों को हम अभिलेख, सिक्के, मुहरे, स्मारक, मूर्तिकला व चित्रकला, इन भागों में, इन 6 प्रकार के भागों में इनको बांटते हैं। जिसमें नंबर 1 है अभिलेख। अभिलेख अभिलेख होता है, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और अभिलेख में जो लिपि लिखी जाती है, चाहे से ब्राह्मी हो, खरोष्टी हो, अरेमाइक हो, यूनानी हो, उस लिपि के अध्ययन को पीलियोग्राफी कहते हैं। पीलियोग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी और उसमें जो लिपि लिखी गई है उसके अध्ययन को पीलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख ये स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख और ताम्रपत्र, इन 4 रूपों में बटे हुए होते हैं। शिलालेख और स्तंभलेख ये है कि शिला जैसे किसी दीवार पे लिख दिया, पाषाण की चट्टान पर। स्तंभ स्वतंत्र लेख होता है, स्तंभ लेख स्वतंत्र लेख होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिलेखों की। तो सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगिसगोई। सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगिसगोई का अभिलेख। यह मध्य एशिया में मिला है, मध्य एशिया, और ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है बोगिसगोई अभिलेख। अब देखो क्या होता है, इस अभिलेख में लिखा है कि मध्य एशिया में हितमन्नानी और हिकमन्नानी 2 भाई थे। तो साम्राज्य को लेकर उनके बीच में विवाद था। साम्राज्य को लेकर उनके बीच में विवाद था। उस विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने भारत से, उस विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने भारत से 4 देवताओं को बुलाया, जिसमें है इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। अर्थात पहली बार किसी अभिलेख में इन 4 भारतीय देवताओं का उल्लेख हुआ है, वो है बोगिसगोई अभिलेख, मध्य एशिया और 1400 ईसा पूर्व का। ये चारों जाते हैं वहां पर और उन भाइयों का जो बंटवारा था उसको निपटा कर आते हैं। और अपने भारत में तो वैसे भी 5 आदमी इकट्ठे करने की जो परंपरा है कि पंचों को बुला लो, साहब कोई न्याय नहीं हो रही है, तो ये चीज है कि ये पंच गए वहां पर और उन्होंने ये फैसला कर दिया, दोनों भाइयों को सुलझा दिया। उसके बाद एक प्राचीन अभिलेख आता है बड़ली। बड़ली अपने अजमेर में पड़ता है भाई। कहां पर है? अजमेर में पड़ता है बड़ली। इसमें वी राम
वी राम लिखा हुआ मिलता है। तो कुछ लोग तो इसे वैष्णव धर्म से जोड़ के देखते हैं और कुछ लोग इसे जैन धर्म से जोड़कर देखते हैं कि ये जैन धर्म से रिलेटेड है या वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद आता है इतिहास में जो अभिलेख लिखने की परंपरा है, उसका जन्मदाता एक प्रकार से इस दारा को मानते हैं। दारा या दार्यू, दारा या दार्यू, ये ईरान का राजा था। कहाँ का? ईरान का राजा था। इसके अभिलेख मिले हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं है, ये किसी भवन में जो स्तंभ लगा हुआ है उसमें या दीवार पे मिलते हैं। दारा, ये ईरान का राजा था। इसके 3 प्रसिद्ध अभिलेख है, पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस, बेरिस्तून और नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम। अब ये तीनों अभिलेख हमें जानकारी देते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत या सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र पर इस दारा का अधिकार था। इस दारा का सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार था। इसकी पुष्टि किससे होती है? इस पर्सिपोलिस, बेरिस्तून और नक्शे रुस्तम के जो अभिलेख है उनसे इस चीज की पुष्टि होती है। अब आता है महास्थान, ये बांग्लादेश में पड़ता है। महास्थान बांग्लादेश में पड़ता है। अब ये अकाल राहत से संबंधित अभिलेख है। किससे? अकाल राहत से। जैसे भी नरेगा स्कीम चलती है वैसे ही प्री मौर्य काल, मौर्यों से पहले का ये अभिलेख है। तो लिपि से स्पष्ट होता है कि मौर्यों के पहले की लिपि है। तो महास्थान अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अकाल राहत कार्य चलाया गया था, उसकी जानकारी इस महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। अब आते हैं हम भारत में जो अभिलेख लिखने का श्रेय जिसे पहली बार मिला है वो है सम्राट अशोक। मौर्य वंश में है सम्राट अशोक। इसने भारत में विस्तृत रूप से अभिलेख लिखने की परंपरा को चालू किया। अब देखो अभिलेख से क्या होता है, हमें अभिलेखों से क्या क्या जानकारी मिलती है। हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है उस जिस राजा या साम्राज्य से रिलेटेड अभिलेख होता है उसके साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। उसके साम्राज्य की हमें जानकारी मिलती है कि खुद के साम्राज्य में तो लगाएगा अभिलेख, किसी दूसरे की सीमाओं में थोड़ी घुस के लगा देगा। इसलिए उसके साम्राज्य की जानकारी और उस समय की तात्कालीन स्थिति क्या थी उस चीज की जानकारी हमें मिलती है। तो अशोक, भारत में पहली बार अशोक ने बड़े स्तर पर अभिलेखों का निर्माण करवाया। और ऐसा कहते हैं कि अशोक ने जो चुनार, इलाहाबाद के पास में चुनार की पहाड़ी, वहां से एकास्मक पत्थर के पूरे अभिलेख बनवाए। एक कारखाना उसमें उन्होंने अभिलेखों का निर्माण करवाया और उस समय हाथी, बैलगाड़ी और मजदूरों की सहायता से पूरे भारतीय क्षेत्रों में उन अभिलेखों को पहुंचाया और उनको स्थापित करवाया। ठीक है। अब अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि और यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ब्राह्मी तो जैसे हम हिंदी को लिखते हैं बाएं से दाएं, खरोष्टी जैसे उर्दू को लिखते हैं दाएं से बाएं। ठीक है, ऐसे लिखी जाती है। अब अशोक के अभिलेख हैं, इनकी सबसे पहले खोज की थी टिफिन थेलर ने। टिफिन थेलर 1750 में दिल्ली में, कहां पर की थी?
दिल्ली में की थी इसके अभिलेखों की खोज। जो लगे हैं ना फिरोजशाह कोटला के मैदान में, उनकी खोज इसने की थी। उसके बाद सन 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा कैसे? ये अरेमाइक और यूनानी लिपि में लिखे गए अभिलेख थे दो, उनके आधार पर उन्होंने इसको पढ़ा। लगमान और सरेकुन दो अभिलेख थे। लगमान ये अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे हैं, सरेकुन, इन अभिलेखों को उसने पढ़ा क्योंकि उसके अंदर अरेमाइक और यूनानी लिपि का, दोनों लिपि का प्रयोग किया गया था। इसलिए 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और जो जानकारियां थी वो बताई। अब बात आती है कि अशोक पहली बार, जो भी अशोक के अभिलेख थे उनमें तो लिखा हुआ था कि देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय ये करता है, देवानाम प्रिय ये करता है। और एक श्रीलंका में भी एक राजा था देवानाम प्रियदसी, तो श्रीलंका वालों को लगा कि ये अपना ही राजा है, तो इसने भी भारत में जाके राज किया होगा। तो काफी खुश हुए कि भारत से तो राम जी आए थे, लेकिन हमारे यहाँ से भी देवानाम प्रिय भारत में जाके और बिल्कुल ठेठ अफगानिस्तान की बॉर्डर तक जाके राज करके आया है। लेकिन कालांतर में अशोक के 4 ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनके ऊपर देवानाम प्रियदसी राजा अशोक नाम लिखा हुआ मिलता है। गुर्जर्रा एमपी में, उदयगोलम, गुर्जर्रा, उदयगोलम, मास्की और नेट्टूर, ये ऐसे 4 अभिलेख 4 जगहों से मिले हैं जिनके अंदर साफ साफ अशोक का नाम लिखा हुआ मिलता है। तब श्रीलंका वाले सोचते हैं अरे ये तो भारत का राजा था, अपना नहीं था। ठीक है, तो ये अशोक के अभिलेख हैं। अशोक अपने अभिलेखों में लोगों को चेतावनी भी देता है और बौद्ध धर्म के प्रचार की बातें भी करता है। वो कहता है कि पाप क्या है, धर्म क्या है, किमचे धम्मे अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सच में सोचवे माधवे साधवे च धम्मे। ये सब बाद में अशोक पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये सब चीजें की वो जानकारी देता है। और जीव प्राणी मात्र के प्रति अगर दया का भाव पहली बार कोई सम्राट दिखाता है तो वह है अशोक। प्राणी मात्र की प्रति दया का भाव दिखाने वाला पहला सम्राट है अशोक, जो पशु पक्षी जीव जनावर और अपने इनके उपचार के लिए भी इसने कई अस्पताल खोले, केंद्र खोले थे। ठीक है, इसके बाद हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख, ये अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है अपने जो उड़ीसा से है हाथी गुम्फा का अभिलेख। और वहां का राजा था उस समय खारवेल। कौन था? खारवेल, उसका अभिलेख है। ये गुफा में लिखा हुआ मिला, हाथी गुम्फा का अभिलेख खारवेल राजा था, उसने लिखा है। ठीक है, अब इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ मिलता है कि जो नंद राजा थे, जो उनमें महापदम नंद था, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि महापदम नंद कलिंग आया, यहां से उसने जैन मूर्ति उठाई और अपने साम्राज्य में ले गया। इससे प्रकट होता है कि नंदों का इंटरेस्ट जैन धर्म की तरफ ज्यादा था। और खारवेल की विजयों का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। इसके बाद एक अभिलेख आता है बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख ये अपने मध्य प्रदेश में है। बेसनगर अभिलेख, ये अभिलेख इंडो ग्रीक भारतीय यूनानी राजा
इंडो ग्रीक भारतीय यूनानी राजा हेलियोडोरस, जो उसका दूत था हेलियोडोरस का है। इसके अंदर भारत में शिव या शैव धर्म या वैष्णव धर्म के प्रचलन की बात कही गई है। और ये हेलियोडोरस खुद अपने आप को भागवत इसमें बताता है कि मेरा इंटरेस्ट कौन से धर्म की तरफ है, भागवत धर्म की तरफ इंटरेस्ट है। ये हमें इसमें जानकारी मिलती है। बेसनगर अभिलेख में, विदिशा एमपी में है, वहां पर ये लिखा हुआ है। अब है प्रयाग प्रशस्ति। अब देखो पहले तो प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति भी एक अभिलेख ही होता है, लेकिन प्रशस्ति में किसी व्यक्ति विशेष की या किसी व्यक्ति विशेष के गुणों का उल्लेख किया जाता है, तो वो है प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त की है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ये 2 शैलियों में लिखी हुई है, जिसे चंपू शैली कहते हैं। गद्य और पद्य में ये लिखी हुई है। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित है ये प्रयाग प्रशस्ति। अब इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत और जो अपने पड़ोसियों के साथ क्या क्या संबंध थे, उन सब का इसमें हमें पहली बार विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। अगर प्रयाग प्रशस्ति हमारी नजरों से दूर रहती है, हमें नहीं मिलती, तो हम समुद्रगुप्त रूपी महान सम्राट के बारे में कभी भी नहीं जान सकते थे। लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति में बताती है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पहली बार यहां मगध से पर्वतों जंगलों को पार करते हुए दक्षिणी भारत तक सैन्य अभियान किया। जब यातायात के और संचार के इतने साधन नहीं थे, उस समय भी इसने ये सैन्य अभियान किया दक्षिणी भारत में, जो भारत में पहली बार था। और वहां के राजाओं को कर लेके वापस स्वतंत्र कर देता है, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल करना उस समय बस की बात नहीं थी। ठीक है, समुद्रगुप्त। उसके बाद उसने पूर्व में अभियान किया, पश्चिम में अभियान किया, उत्तरी भारत में भी उसने जो अभियान किए, उन सब चीजों की स्पष्ट रूप से उसमें जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त कौन से धर्म की तरफ इंटरेस्टेड था, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, इस चीज की जानकारी भी हमें इससे मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, अब एक आता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है। ठीक है, इसके अंदर जो भारत में सती प्रथा थी, जिसके अंदर पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जबरन या स्वेच्छा से सती होना पड़ता था, उस सती प्रथा का पहली बार किसी अभिलेख में उल्लेख हुआ है, तो वह है भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी। इसमें लिखा है कि हुणों से लड़ते हुए भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज। भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज। वो युद्ध में काम आ गया, अतः उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है। ये पहली बार कोई अभिलेखीय साक्ष्य हमें मिलता है, तो वह है एरण अभिलेख में। ठीक है, उसके बाद आते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में है। इस अभिलेख की सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रुद्रदामन ने लिखवाया था। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया था। और ये पहला अभिलेख है जिसके अंदर पहली बार भारत के 4 महान
राजाओं का उल्लेख है। नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, खुद रुद्रदामन, और एक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये कुमारगुप्त का पुत्र था। इन 4 भारत के महान राजाओं का इसमें उल्लेख है। चंद्रगुप्त के मौर्य के समय भी ये जो सौराष्ट्र गुजरात का प्रांत था वो इसके अधीन था। अशोक के समय भी तुषास्प और जो विशाखदत्त जो उनके प्रांतीय गवर्नर थे वो वहां पर राज करते हुए नजर आते हैं। स्कंदगुप्त के भी समय ये वहां पर अधिकार में था गुप्तों के पास। तो गुजरात प्रांत मौर्यों और गुप्तों के अधीन में था। इस चीज की पुष्टि होती है इस जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, इसके बाद आता है अपने ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ये ऐहोल अभिलेख क्या है? जो उत्तर भारत में जो सम्राट थे हर्ष, उन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्षिण में जो अभियान किया था और इनकी जो टक्कर हुई पुलकेशिन, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड से, और नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ उसके अंदर हर्ष की पराजय हुई और पुलकेशिन की विजय हुई। इस चीज का उल्लेख है ऐहोल अभिलेख में, और इसका रचयिता है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, और ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसका रचयिता है हरिसेन। ठीक है, अब आते हैं अपने नंबर 2 पे सिक्के। एक ताम्रपत्र होता है, ताम्रपत्र होता है एक प्लेट की तरह, तांबे की जो पत्री होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है किसी चीज की रियायत के बारे में। जब कोई दान देते हैं कि मैं अमोक जमीन, जैसे पट्टा होता है उसी प्रकार ये ताम्रपत्र भी लिखा जाता है। जैसे हर्ष का है मधुबनी ताम्रपत्र लेख देखने को हमें मिलता है, बांसखेड़ा है, मधुबनी है। अब है सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब सिक्कों का क्या महत्व है? सिक्कों से हमें एक तो सीमा, बॉर्डर, उस राज्य की सीमा कहां तक विस्तृत थी इस चीज की जानकारी मिलती है, व्यापार की जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, और धर्म विशेष में रुचि की जानकारी मिलती है। ये मोटी मोटी चीजें हैं कि सीमा, बॉर्डर की जानकारी मिलती है, व्यापार की जानकारी मिलती है कि कौन से देशों के साथ और कहाँ कहाँ उसका व्यापार फैला हुआ था। आर्थिक स्थिति, तांबे के सिक्के मिलेंगे तो कमजोर होगी, सोने चांदी के मिलेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। और धर्म विशेष में रुचि, कि सिक्कों के ऊपर जिस धर्म में रुचि होगी उसी धर्म से रिलेटेड लेख लिखवाएंगे या चित्र उभारेंगे। ठीक है, अब देखो सिक्कों की बात करें तो जो वैदिक काल था उसके सिक्के तो हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में 3 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख हमें मिलता है। निष्क, शतमान व हिरण्यपिंड। निष्क, शतमान व हिरण्यपिंड वैदिक साहित्य है, उसमें लिखा हुआ मिलता है वेदों में कि निष्क, शतमान और हिरण्यपिंड उस समय विनिमय के माध्यम होते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे हमें किसी भी रूप में अभी तक हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं और 6ठी
सदी ईसा पूर्व के देखने को मिलते हैं। 5वीं और 6ठी सदी ईसा पूर्व के में देखने को मिलते हैं। इन सिक्कों को क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्के। इन सिक्कों को कहते हैं पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। आहत मतलब घायल, जैसे गर्म करते हैं उसको रखते हैं फिर उसको के ऊपर ठप्पा मारते हैं, पंच मारते हैं या ठप्पा मारते हैं, तो वो हो गए पंचमार्क या आहत सिक्के। ठीक है। सन 1833 में जेम्स प्रिंसेप ने, ये मोस्ट है, जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें ये नाम दिया था। इन सिक्कों को, इनकी बनावट को देखकर इन सिक्कों को नाम दिया था कि या तो ये पंचमार्क है या आहत सिक्के हैं, ये इनको नाम दिया था। ठीक है। ये चांदी और तांबे के बने होते थे, चांदी प्लस तांबा, चांदी और तांबे के ये बने होते थे। ठीक है। अब इनके ऊपर जो पंचमार्क सिक्के हैं उनके ऊपर कोई लेख नहीं मिलता है हमें। क्या? कोई लेख नहीं मिलता है, केवल प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, जैसे मछली, सांड, पीपल, बैल, ऐसे इनके ऊपर चांद, इनके चित्र हमें मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं लेख। भारत में पहली बार लेख वाले सिक्के, मतलब जिनके ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ हो, ऐसे लेख वाले सिक्के चलाने का श्रेय है हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक राजाओं को दिया जाता है कि भारत में पहली बार लेख वाले सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक राजाओं ने सिक्के चलाए थे। जहां जहां भी ये जो राजा आए अपने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में और अपना राज्य स्थापित किया, वहां पर इन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए। और अपने राज्यों में इन्होंने जो सोने का सिक्का चलाया वो तो कहलाता है स्टेटर। क्या कहलाता है? स्टेटर। स्टेटर सोने का सिक्का। और द्रम, ये आईएएस में पूछा गया था एक बार, द्रम चांदी का सिक्का। उन्होंने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, स्टेटर सोने का और द्रम चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है। इसी प्रकार भारत के जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत है वहां पर एक सिक्का मिला है डेरिक, जिसका क्या नाम है? डेरिक। ये ईरानी राजाओं के सिक्के होते थे। किसके? ईरानी राजाओं के ये सिक्के होते थे। और ये किसका बना हुआ होता था? सोने का। डेरिक सोने का बना हुआ सिक्का था। ठीक है। मतलब जहां जहां इनके सिक्के मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि वह क्षेत्र कभी न कभी उनके नियंत्रण में रहा होगा। ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अब कुषाण। कुषाण राजाओं ने भी भारत में सिक्के चलाए। विमकड़फसिस, कनिष्क, कुजलकड़फसिस, इन्होंने भारत में जो सिक्के चलाए उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें महात्मा बुद्ध का नाम और प्रतीक चिन्ह या फोटो या बुद्ध की फोटो दोनों देखने को मिलती है। और आइसो यानी शिव, बूडो यानी बौद्ध या बुद्ध, ऐसे नाम भी उसके अंदर लिखे हुए मिलते हैं। और कनिष्क एकमात्र राजा है जिसके सिक्कों पर बुद्ध का नाम और उसकी फोटो दिखाई देती है, जो क्या प्रकट करता है कि उसकी रुचि बौद्ध धर्म में थी। ठीक है। अब आते हैं, और ये कुषाण है, इनके सिक्कों पर शिव प्लस नंदी, शिव प्लस नंदी के चित्र भी हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आते हैं सातवाहन। सातवाहन सोने, चांदी, तांबे के सिक्के तो चलाए, इसके अलावा इनसे हटकर उन्होंने सीसा और पोटम के सिक्के भी चलाए।
यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला है, जो स्पष्ट करता है कि सातवाहन जल सेना से भी परिचित थे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ गुप्त वंश के सिक्के। अब गुप्त वंश के सिक्कों में क्या है, पहली बार चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सिक्का चलाया, जो राजा रानी प्रकार का सिक्का है, राजा रानी प्रकार का सिक्का है, जिसमें सिक्के के एक तरफ तो राजा और रानी का प्रतीक चिन्ह है, जो राजा कोई अंगूठी टाइप दे रहा है रानी को, और सिक्के के दूसरी तरफ एक देवी है जो शेर पे बैठी है और नीचे लिखा हुआ है लिच्छवाय। क्या लिखा हुआ है? लिच्छवाय। ठीक है,